सोनिया अपने ऑफिस के तनाव से दूर होने के लिए अपने दोस्तों के साथ नेपाल घूमने का प्लान बनाती है। वे सभी एक साथ काठमांडू के एक होटल में रुके हैं और नेपाल की खूबसूरत जगहों को घूमने निकलते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला साबित होने वाला था। नेपाल में जेन जेड का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इन युवाओं का मानना था कि देश में नेपोकिड्स यानी राजनेताओं के बच्चे अपनी ऐशो आराम की जिंदगी दिखा रहे हैं, जबकि आम जनता को रोजगार के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ रहा था। यह असंतोष आग की तरह फैलने लगा और सोशल मीडिया ने इसमें और भी तेजी ला दी। इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री के शर्मा ओली को लगा कि अगर इस विरोध को नहीं रोका गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार के इस फैसले से जेन जेड के लोग और भी ज्यादा भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। एक हिंसक झड़प में नेपाली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस मुठभेड़ में 20 से ज्यादा युवा मारे गए और 400 से ज्यादा घायल हो गए। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया। युवाओं ने अपने शहीद दोस्तों का बदला लेने के लिए सड़कों और इमारतों का बुरा हाल कर दिया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई और पूरे शहर में काला धुआं छा गया। हर जगह टूटे हुए शीशे और जले हुए वाहनों के कंकाल नजर आ रहे थे। युवाओं ने संसद भवन में भी आग लगा दी, जिससे लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी जलकर राख हो गई। इसके बाद गुस्साए युवाओं ने नेताओं के घरों पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने नेताओं के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और उन्हें आग लगा दी। कुछ नेता हेलीकॉप्टर से भागने में कामयाब हो गए, जबकि कुछ भीड़ की हिंसा का शिकार हो गए और मारे गए। चारों तरफ दहशत और अराजकता का माहौल था। सोनिया और उसके दोस्त जिस होटल में रुके थे उसमें भी आग लगा दी गई। उनका सारा सामान, पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। सोनिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर किसी तरह होटल से भागते हैं और एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। सड़क पर भागते हुए सोनिया और उसके दोस्त एक उग्र भीड़ के बीच फंस जाते हैं। भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वे बिना सोचे समझे किसी पर भी हमला कर रहे थे। एक हमलावर ने सोनिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह उससे छूटकर एक संकरी गली में भाग गई। इसी दौरान वह अपने दोस्तों से बिछड़ जाती है। डर के मारे कांपती हुई सोनिया एक जले हुए वाहन के अंदर छिप जाती है। बाहर की चीख पुकार और हिंसा की आवाजें उसे बुरी तरह डरा रही थीं। वह अपनी सांसें रोकर बैठी रही जब तक कि भीड़ वहां से आगे नहीं बढ़ गई। उस हमले में सोनिया को हाथ में हल्की चोट लग जाती है, लेकिन वह बच जाती है। अब वह पूरी तरह अकेली थी और उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। पहले 2 दिन तो सोनिया और उसके दोस्त किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन तीसरे दिन उनके खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। उन्होंने होटल से भागने की कोशिश की, लेकिन सड़कों पर हर तरफ हिंसा और अराजकता थी। उन्हें एक बंद दुकान के अंदर छिपना पड़ा, जहां उन्होंने 3 दिन और गुजारे। डर और भूख से उनकी हालत खराब हो रही थी। सोनिया को लगातार अपनी माँ और अपने दोस्त जिम प्रेस्टन की याद आ रही थी। चौथे दिन सोनिया भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। उसी समय भारतीय सरकार को नेपाल में फंसे अपने नागरिकों के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विकास वर्मा तुरंत एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाते हैं। विकास वर्मा भारतीय सेना के एक विशेष कमांडो यूनिट, जिसे ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी नाम दिया गया था, को नेपाल भेजने का फैसला करते हैं। इस यूनिट का नेतृत्व जिम प्रेस्टन नाम के एक अनुभवी कमांडो कर रहे थे। जिम और उनकी टीम सोनिया और उसके दोस्तों तक पहुंचने के लिए नेपाल के अशांत इलाकों से गुजरती है। वे उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और उन्हें काठमांडू हवाई अड्डे पर ले जाने की योजना बनाते हैं, जो अभी बंद था। इस दौरान नेपाल सरकार और भारतीय दूतावास के बीच लगातार बातचीत चल रही थी ताकि स्थिति को शांत किया जा सके। जिम प्रेस्टन की टीम सोनिया और उसके दोस्तों को हवाई अड्डे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है, जहां एक भारतीय वायुसेना का विमान उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। सोनिया भारत लौट आती है और उसे एहसास होता है कि वह कितनी किस्मत वाली थी। धीरे धीरे नेपाल में हालात सुधरने लगते हैं। नए राजनेताओं के साथ बातचीत होती है और वे युवाओं की मांगों पर ध्यान देते हैं। नेपाल के लोग अपने देश के पुनर्निर्माण में लग जाते हैं और सोनिया भारत में अपने दोस्तों और परिवार के साथ सुरक्षित है।
कहानी का नैतिक यह कहानी दिखाती है कि कैसे राजनीतिक उथल-पुथल आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है और कैसे संकट के समय सरकारें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती हैं।